नमस्ते विद्यार्थियों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में मैं महावीर शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आंग्ल नेपाल संबंध। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज भारत के विभिन्न प्रांतों को ब्रिटिश राज्यों में अपनी कूटनीति के तहत मिला रहे थे। अब इसी कड़ी में कंपनी के साम्राज्य विस्तार के साथ ही कंपनी का ध्यान भारत की सीमाओं पर स्थित राज्यों की तरफ गया ताकि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इसी समय क्या हुआ विद्यार्थियों, नेपाल में गोरखा शक्ति संगठित हो रही थी। यानी कि नेपाल के जो लोग होते हैं उनको गोरखा कहा जाता है। तो जो गोरखा शक्ति थी वो भारत के उत्तर पूर्व की ओर संगठित हो रही थी। ब्रिटिश शासन के समय नेपाल की स्थिति जो स्थिति थी वह आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर नेपाल स्थित था और नेपाल के दक्षिण की तरफ ये ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे। अब क्या हुआ छात्रों, 1768 के ईस्वी में 1768 ईस्वी में पृथ्वी नारायण गोरखा के नेतृत्व में, याद रखिएगा नाम, पृथ्वी नारायण गोरखा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली नेपाल राज्य का उदय हुआ। और 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरखा राज्य हिमालय के तराई क्षेत्र से सतलज नदी तक इसका विस्तार था नेपाल का। अब देखिएगा छात्रों कि भारत और नेपाल के बीच जो प्रथम संपर्क स्थापित हुआ था वह 1792 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में, जब भारत का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस और इसने अपना एक दूत किलपेट्रिक नेपाल भेजा था दोस्ती के लिए। और किलपेट्रिक ने अंग्रेजों के साथ एक व्यापारिक संधि भी स्थापित की, परंतु यह संधि अंग्रेजों के लिए कोई विशेष लाभप्रद नहीं थी। तो मोटे मोटे रूप से विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश इंडिया के समय नेपाल की स्थिति कैसी थी। अब हम आंग्ल नेपाल संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा, अंग्रेज नेपाल के संपर्क में बंगाल के नवाब कासिम के समय ही आ गए थे। इसी दौरान एक व्यापारिक अंग्रेजी रेजिडेंट द्वारा नेपाल के विरुद्ध की गई कार्रवाई असफल रही। दोनों के बीच एक व्यापारिक संधि हुई पर इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत नेपाल की शक्ति में लगातार वृद्धि होती रही। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आगमन तक नेपाल एक विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। नेपाल के जो उत्तर में है छात्रों, वह चीन का विशाल साम्राज्य स्थापित था, जिस ओर अंग्रेज विस्तार नहीं कर सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण में बंगाल और अवध की ओर करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल और अवध में अंग्रेज खुद अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार करने में लगे थे। जब अंग्रेजों ने 1801 ईस्वी में गोरखपुर जिले पर अपना अधिकार कर लिया तो अंग्रेजी राज्य की सीमाएं नेपाल से मिलने लगी
इसलिए हिमालय की तराई के विभिन्न जिलों को लेकर दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा पेश करने लगे। 1801 ईस्वी में क्या हुआ छात्रों कि अंग्रेजों ने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया। गोरखपुर की स्थिति ये आप मैप के माध्यम से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर गोरखपुर अवस्थित था। अब 1801 में जैसे ही अंग्रेजों ने गोरखपुर पर अधिकार किया तो भारत और नेपाल की जो सीमा है, यानी कि नेपाल की सीमा उस समय ब्रिटिश राज्य से मिलने लगी, यानी भारत से मिलने लगी। जब अंग्रेजों ने 1801 में गोरखपुर पर अधिकार कर लिया तो जैसे ही दोनों देशों की सीमाएं जब आपस में मिलने लगी तो इन दोनों देशों के मध्य आपस में मनमुटाव होना स्वाभाविक था और इसी गोरखपुर को लेकर ये दोनों अपना अपना दावा पेश करने लगे और आगे चलकर हमें इन दोनों देशों के मध्य युद्ध देखने को भी मिलेगा। ये वही गोरखपुर है छात्रों जहाँ से वर्तमान एमपी के मुख्यमंत्री की जो पीठ है गोरखनाथ पीठ, वो इसी गोरखपुर में स्थित है और आज भी गोरखपुर और नेपाल की सीमाएं मिलती है। अब देखिएगा 1814 ईस्वी में उस समय झगड़ा शुरू हो गया जब नेपालियों ने बस्ती जिले के उत्तर में शिवराज और बुटवाल पर कब्जा कर लिया। जल्दी ही अंग्रेजों ने दोनों जिलों पर पुनः अधिकार कर लिया। इससे दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। अब दो छोटे छोटे क्षेत्र थे छात्रों, बस्ती जिले के उत्तर में शिवराज और बुटवाल, इन दोनों क्षेत्रों पर नेपाल ने अधिकार कर लिया था, पर जल्द ही वापस अंग्रेजों ने इनको पुनः अपने अधिकार में ले लिया। अब देखिएगा ये छोटी मोटी जब एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने लगे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रही। इस बीच इन दोनों देशों के बीच, भारत और नेपाल के बीच सुंगोली की संधि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुंगोली की संधि। देखिएगा एक सैन्य शक्ति के रूप में नेपाली अंग्रेजों के समक्ष टिक नहीं सके और इन्हें 1816 ईस्वी में सुंगोली की संधि करनी पड़ी। इस संधि से अंग्रेजों को कुमायूं और गढ़वाल का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो गया। ये देखिएगा विद्यार्थियों, इस संधि का अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ और इनको दो बड़े बड़े क्षेत्र कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे सुंगोली की संधि के तहत। सैन्य शक्ति के रूप में विद्यार्थियों नेपाली अंग्रेजों के सामने इसलिए नहीं टिक पाए थे क्योंकि नेपाली अपने परंपरागत हथियार से युद्ध करते थे और इनके जो परंपरागत हथियार का नाम था वह था खुकुरी। ये चित्र में आप देख रहे होंगे विद्यार्थियों, ये नेपालियों का परंपरागत हथियार था जिसका नाम खुकुरी था और ये सुंगोली की संधि से पहले का युद्ध है जिसमें ये गोरखा सैनिक नेपाली इसी खुकुरी को लेकर युद्ध कर रहा है, जबकि अंग्रेज के सामने आधुनिक हथियार थे। इस कारण नेपाल को अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा और सुंगोली की संधि के तहत दो बड़े बड़े क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपने पड़े। अब देखिएगा विद्यार्थियों, सुंगोली की संधि के बाद दो क्षेत्र जब मिल गए कुमायूं और गढ़वाल, उसके बाद इसी संधि के तहत नेपालियों ने सिक्किम पर अपना दावा छोड़ दिया और काठमांडू, जो कि अभी नेपाल की राजधानी है, में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इस संधि से उत्तरी सीमा का विवाद तो हमेशा के लिए खत्म हो ही गया, साथ ही नेपालियों के रूप में अंग्रेजों को एक विश्वस्त सहयोगी प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को यहाँ से कट्टर, लड़ाकू और बहादुर गोरखा सैनिक प्राप्त होते रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भी ये अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे।
इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में भी अपना योगदान दिया। तो अंग्रेजों को विद्यार्थियों दो बड़े बड़े क्षेत्र तो मिले ही थे, साथ में उनको कट्टर लड़ाकू और बहादुर गोरखा सैनिक, ये नेपाली बहुत ही मेहनती हष्ट-पुष्ट होते हैं विद्यार्थियों। आज भी आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो भी होमगार्ड का काम या रात्रि गश्त का काम है वो ये बहादुर गोरखा सैनिक ही करते हैं। यह गोरखा लोग आपको वर्तमान में भी देखने को मिल जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। तो ये बड़े ही बहादुर होते हैं। तो उस समय उस संधि में, सुंगोली की संधि में अंग्रेजों को यह फायदा हुआ कि इनको गोरखा सैनिकों के रूप में एक कट्टर लड़ाकू और बहादुर सैनिक प्राप्त हुए, जो आगे चलकर अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखिएगा विद्यार्थियों, इसी टॉपिक के अंतर्गत भारत का पड़ोसियों के साथ संबंध में हमने आंग्ल नेपाल के संबंध को पढ़ा। अब हम एक और पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है, उस समय अंग्रेजों का उससे क्या संबंध रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं आंग्ल तिब्बत संबंध। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमांत नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने तिब्बत से संबंध स्थापित किए। वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिहाज से अपने कार्यकाल के दौरान 1774-75 ईस्वी में एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा, परंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक लंबे समय तक अंग्रेजों और तिब्बत के बीच कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 110 वर्षों के बाद 1887 ईस्वी में अंग्रेजों ने तिब्बत सिक्किम राज्य पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज पुनः तिब्बत को प्राप्त करने में विफल रहे। यानी कि विद्यार्थियों, आंग्ल तिब्बत संबंध में कुछ विशेष खास नहीं है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि 74-75 में एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा गया और उसके 110 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 1887 के अंदर पुनः सिक्किम राज्य पर हमला किया, परंतु अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। उसके बाद तिब्बत की संप्रभुता पर दावा करने वाले चीन के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई, जिसके अनुसार व्यापारिक सुविधाएं हेतु एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया, किंतु तिब्बत ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। उस समय का जो भारत था विद्यार्थियों, उसकी सीमा चाइना से लगती नहीं थी। नेपाल के जस्ट ऊपर आपके यहाँ तिब्बत आता था। अब तिब्बत पर चाइना जबरदस्ती अपना अधिकार जताता था और ये बात उसने उस समय अंग्रेजों को बताई थी, क्योंकि जो तिब्बत की संस्कृति और चाइना की संस्कृति है वह लगभग एक समान ही है और यहाँ के लोगों का खान पान, वेशभूषा चाइना से मिलती जुलती है। इस कारण संस्कृति के आधार पर तिब्बत पर चाइना अपना अधिकार शुरू से ही मानता रहा है और अभी भी इसने अपना अधिकार तिब्बत पर कर रखा है। जबकि तिब्बत के जो दलाई लामा है उन्होंने भारत में शरण ले रखी है और तिब्बत की स्वतंत्रता की आंदोलन अभी तक वहाँ पर चल रहा है, जिसको चाइना समय समय पर दबाता रहता है। अब जब चीन ने तिब्बत पर संप्रभुता का दावा किया तो अंग्रेजों ने उनके साथ एक संधि कर ली, किंतु तिब्बत ने उस समय इस संधि को मानने से मना कर दिया कि हम स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है और आप दोनों कौन होते हो संधि करने वाले। अब देखिए बाद में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन जब आया
1900 और 1902 के आसपास। तो इसने क्या किया विद्यार्थियों, तिब्बत की ओर विशेष ध्यान दिया। चीन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए तिब्बतवासी रूस से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 1901 ईस्वी में उसे ज्ञात हुआ कि तिब्बत में रूस और चीन के बीच एक संधि हुई है, जिसके अनुसार तिब्बत पर रूस का अधिकार स्थापित हो गया। कर्जन को यह सूचना मिलती है कि रूस और चीन के बीच एक संधि हुई है, जिसके अनुसार रूस पर तिब्बत का अधिकार हो गया। अतः 1904 में ईस्वी में उसने कर्नल यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में गोरखा सेना के साथ शिष्टमंडल तिब्बत भेजा, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर तिब्बत ने अंग्रेजों के साथ प्लासा की संधि की। अंग्रेजों और तिब्बत के बीच में कौन सी संधि हो रही है? प्लासा की संधि। इस संधि के अनुसार तिब्बत ने 75 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किए, किंतु कालांतर में गृह सरकार के हस्तक्षेप से यह राशि घटाकर 25 लाख कर दी गई। अब अंग्रेजों को सिक्किम और भूटान का भूभाग प्राप्त हुआ, तो तिब्बत ने अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया कि वह किसी भी विदेशी को रेल, तार व सड़क आदि बनाने की सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन की नीति तिब्बत से रूस के प्रभाव को रोकने में कारगर सिद्ध हुई। परंतु यह लॉर्ड कर्जन की बड़ी भूल हुई। उस समय अगर रूस का प्रभाव रहता तो कहीं न कहीं चाइना नियंत्रित रहता था, परंतु वर्तमान में चाइना ने एक तरह से पूरा का पूरा तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो उसकी नींव यहाँ से रखी गई थी कर्जन की संधि से। जब कर्जन ने तिब्बत से संधि की तो उसने उस संधि में यही बात कही कि आप रूसी प्रभाव को कम करोगे और हमारे बिना मध्यस्थता के किसी भी विदेशी सुविधाओं को नहीं लोगे। और इस संधि के तहत अब अंग्रेजों को कौन सी प्लासा की संधि के तहत 75 लाख रुपए मिल गए। बाद में ये राशि अलग बात है घटा दी गई और अंग्रेजों को सिक्किम और भूटान का भूभाग प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़ी बात थी। पहले कुमायूं और गढ़वाल ले लिया नेपालियों से, अब देखिए सिक्किम और भूटान ले लिया, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आपके जो टॉपिक है भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध, उसके अंतर्गत हमने आज 2 पड़ोसी देशों के साथ संबंध का अध्ययन किया, नेपाल तथा तिब्बत। अब अगली क्लास में विद्यार्थियों हम भारत और म्यांमार के बीच क्या संबंध रहे, म्यांमार जो कि बर्मा कहते हैं, भारत और बर्मा के बीच क्या संबंध रहे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपका ये टॉपिक भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।